हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 11वां भाग। अच्छा, इससे पहले ही कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अगले दिन तीसरे पहर सभी बातों और सारी घटनाओं का विस्तार से एक एक कर वर्णन कर चुकने के बाद अंत में भारती ने कहा, अपूर्व बाबू महान पुरुष हैं, ऐसा समझने की भूल मैंने कभी नहीं की, लेकिन यह भी नहीं सोचा था कि वे इतने साधारण और तुच्छ आदमी हैं। डॉक्टर सव्यसाची उसकी ओर देखकर गंभीर स्वर में बोले, लेकिन मैं जानता था वह इतना तुच्छ न होता तो क्या तुम्हारे इस अथाह प्रेम को इतने तुच्छ कारण से तुम्हें छोड़कर चला जाता। उसे जाने दो, जान बच गई बहन। इधर उधर बिखरी चीजों, विशेष रूप से फर्श पर बिखरी पड़ी पुस्तकों के ढेर को देखने से ही यह बात समझ में आ जाती है कि कुछ देर पहले पुलिस इस कमरे की तलाशी ले चुकी है। उन सबको संवार कर रखती हुई भारती बातचीत कर रही थी। अपने हाथ का काम बंद करके आश्चर्य से आंखें उठाकर बोली, तुम हंसी कर रहे हो भैया? डॉक्टर बोले, नहीं तो। भारती ने कहा, जरूर कर रहे हो। डॉक्टर बोले, मुझ जैसे आदमी से जो बम पिस्तौल लिए लोगों की हत्या करता फिरे, ऐसे मजाक की आशा करती हो? भारती बोली, मैं तो यह नहीं कहती कि तुम मनुष्यों की हत्या करते फिरते हो, यह काम तो तुम कर ही नहीं सकते, लेकिन मजाक के अतिरिक्त यह और क्या हो सकता है? 2-3 घंटे के अंदर ही जो सब कुछ भूल कर केवल हाथ के दाग और 500 रुपए की नौकरी याद रख सका, उससे बढ़कर क्षुद्र व्यक्ति तो मैं दूसरा नहीं देख पाती। तुमने कहा था कि मेरा मोह है। अच्छी बात है, अगर ऐसा हो तो आशीर्वाद दो कि मेरा यह मोह हमेशा के लिए दूर हो जाए और मैं पूरे तन मन के साथ तुम्हारे देश के काम में लग जाऊं। डॉक्टर हंसकर बोले, तुम्हारे मुंह की भाषा तो मुंह काटने के लिए उचित ही मालूम हो रही है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं, लेकिन कठिनाई यह है कि तुम्हारे गले की आवाज में इसकी हल्की सी झलक तक नहीं है। खैर, वह चाहे जो हो भारती, हमारे देश का काम तुम तिल भर नहीं कर सकोगी। तुमसे तो अपूर्व बाबू ही बहुत अच्छे हैं, तुम लोगों में एक दिन समझौता भी हो सकता है। भारती बोली, इसका अर्थ है कि मैं देश को प्यार नहीं कर सकती? डॉक्टर बोले, अनेक परीक्षाएं देने से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। भारती ने कहा, भैया, मैं तुम्हारी सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो सकूंगी। तुम्हारे काम में इतने स्वार्थ, इतने संदेह और इतनी शुद्रता के लिए स्थान नहीं है। उसकी उत्तेजना पर डॉक्टर हंस पड़े और फिर नाटकीय मुद्रा में अपने माथे को ठोकते हुए बोले, हाय रे मेरे दुर्भाग्य, देश का अर्थ तुमने क्या समझ लिया है? लंबी चौड़ी जमीन, नदी और पहाड़? केवल एक अपूर्व के कारण ही तुम्हें जीवन से अरुचि हो गई, वैरागिन होना चाहती हो। तुम यह नहीं जानती कि यहाँ सैकड़ों हजारों अपूर्व ही नहीं, उनके बड़े भाई लोग भी रहते हैं, और पराधीन देश का सबसे बड़ा अभिशाप यह कृतज्ञता ही तो है। जिसकी सेवा करोगी वे ही तुम्हें संदेह की नजरों से देखेंगे, जिनके प्राण बचाओगी वे ही तुम्हें बेच देना चाहेंगे। मूर्खता और कृतज्ञता पग पग पर सुई की तरह पांव में चुभती रहेगी। यहाँ न श्रद्धा है न सहानुभूति, कोई पास तक नहीं बुलाएगा, कोई सहायता देने नहीं आएगा। विशाला नाक समझकर लोग दूर हट जाएंगे। देश से प्यार करने का यही पुरस्कार है भारती। यदि इससे अधिक का दावा करना हो तो वह परलोक में ही हो सकता है। इतनी भयंकर परीक्षा तुम क्यों देने जाओगी बहन? मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि अपूर्व के साथ सुख से रहो। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि अपनी समस्त दुविधाओं और संस्कारों को दबाकर किसी दिन वह तुम्हारे मूल्य को अवश्य जान जाएगा। भारती की आंखें आंसुओं से भर उठी। कुछ देर
चुपचाप मुंह झुकाए रहकर उसने पूछा, क्या तुम मुझ पर विश्वास न कर पाने के कारण किसी तरह मुझे विदा कर देना चाहते हो भैया? उसके इस सरल और संकोच रहित प्रश्न का कोई ऐसा ही सीधा सा उत्तर शायद डॉक्टर के होंठों पर नहीं आया। हंसकर बोले, तुम्हारी यह ममता माया कोई सहज में छोड़ सकता है बहन? लेकिन कल तुम अपनी आंखों से ही तो देख चुकी हो कि इसमें कितनी चोरी छिपी या कितनी हिंसा और कितना भीषण क्रोध भरा हुआ है। तुम्हारी ओर देखने से लगता है कि तुम इन कार्यों के लिए नहीं हो। तुम्हें इसमें खींच लाना उचित नहीं हुआ। तुमसे काम लेने का एक दिन है, वह दिन जिस दिन मेरे लिए छुट्टी लेने का परवाना आएगा। इस बार भारती अपने आंसुओं को ना रोक सकी, लेकिन फौरन हाथ से पोंछकर बोली, तुम भी अब इन लोगों के साथ मत रहो भैया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर हंस पड़े, बोले, इस बार बहुत ही मूर्खता की बात हो गई भारती। भारती ने विचलित हुए बिना कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन ये सभी लोग बहुत ही भयंकर और निष्ठुर हैं। डॉक्टर ने पूछा, और मैं? भारती बोली, तुम भी बड़े निर्दयी हो। डॉक्टर बोले, सुमित्रा कैसी लगी भारती? भारती का सिर झुक गया। लज्जा के कारण उत्तर ना दे सकी, लेकिन उत्तर मांगा भी नहीं गया। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे, लेकिन इस हल्की सी खामोशी में ही उस रहस्यमय व्यक्ति के उससे भी अधिक रहस्यमय हृदय के रहस्य से आवृत अंतःस्थल में सहसा बिजली सी कौंध उठी। दूसरे ही पल डॉक्टर ने सब कुछ दबाकर बच्चे की तरह सिर हिलाकर स्निग्ध स्वर में कहा, अपूर्व के साथ तुमने बहुत बड़ा अन्याय किया है भारती। इतना भयंकर कांड इसमें छिपा है कि इसकी उस बेचारे ने कल्पना भी शायद नहीं की होगी। तुमसे सच कहता हूँ, इतना छोटा, इतना क्षुद्र वह बिल्कुल नहीं है। नौकरी करने विदेश आया है, घर में माँ है, भाई हैं, देश में बंधु बांधव हैं। सांसारिक उन्नति करके 10-5 साल में बड़ा आदमी बनेगा, यही उसकी आशा है। लिखना पढ़ना सीखा है, भले आदमी का लड़का है, पराधीनता की लज्जा अनुभव करता है, और वह बंगाली लड़कों की तरह वास्तव में देश का कल्याण चाहता है। इसलिए जब तुमने कहा कि पथ के दावेदार के सदस्य बन जाओ, तब उसने कह दिया, बहुत अच्छा, तुम्हारी बात मान लेने से उसका कभी कोई अहित नहीं होगा, उसे विश्वास है। इस पराये देश में आपद विपद में तुम ही एकमात्र सहारा थी, पर तुम ही उसे अचानक मृत्यु के मुंह में धकेल दोगी, क्या वह जानता था? भारती ने आंखें पोंछने के लिए मुंह नीचा करके कहा, तुम उनके लिए इतनी वकालत क्यों करते हो? वे इसके योग्य नहीं है। सारी बातें कल उनके मुंह से ही सुन चुकी हूँ। इसके बाद उन पर श्रद्धा रखना उचित नहीं है। डॉक्टर ने हंसकर कहा, जीवन में अगर एक अनुचित काम तुम कर डालोगी तो क्या होगा? तुमने ध्यान से नहीं देखा भारती, लेकिन मैंने देखा है। उन लोगों ने जब उसे रस्सी से बांधा तो वह अवाक हो गया। उन लोगों ने पूछा, तुमने ये सब बातें कही हैं? उसने कहा, हाँ। उन लोगों ने कहा, इसका दंड है मृत्यु, तुमको मरना होगा। इसके उत्तर में वह टकटकी बांधे ताकता रह गया। मैं जानता हूँ, उस समय उसकी विह्वल आंखें किसी को खोज रही थीं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाने के लिए आदमी भेजा था बहन। अब उसने तुमको चाहे जो भी कुछ कहा हो भारती, लेकिन इस धक्के से वह अब तक शायद संभल नहीं सका है। भारती अपने आप पर काबू ना रख सकी, आंखों से झरझर आंसू बहाते हुए बोली, मुझे ये सब बातें सुना रहे हो भैया? तुमसे बढ़कर अधिक विपत्ति में और कोई नहीं पड़ा, फिर भी केवल मेरा मुंह देखकर उन्हें बचाने के लिए तुमने घर बाहर दुश्मन पैदा कर लिए। डॉक्टर बोले, ये बात तो है। भारती ने कहा, फिर तुम उनको बचाने क्यों गए, बताओ? डॉक्टर बोले, अपूर्व को बचाने गया? अरे छी, मैं बचाने गया? भगवान की इस अमूल्य कृति को, जो वस्तु तुम लोगों की तरह साधारण नारी को ध्यान में रखकर तैयार हुई है, क्या कोई मूर्ख ऐसा है जो ब्रजेंद्र जैसे बर्बरों को उसे नष्ट कर डालने के लिए दे देता? केवल इतनी ही बात थी भारती, केवल इतनी ही।
अन्यथा मनुष्य के प्राणों का मूल्य क्या हम लोगों की दृष्टि में कुछ है? एक प्राणी कौड़ी के बराबर नहीं। यह कहकर डॉक्टर हंसने लगे। भारती ने आंखें पोंछते पोंछते कहा, क्यों हंसते हो भैया? तुम्हारी हंसी देखकर मेरे बदन में आग लग जाती है। जी चाहता है तुम्हें आंचल में बांधकर किसी जंगल में ले जाकर सदा के लिए छिपा कर रख दूं। जो लोग तुम्हें पकड़कर फांसी देंगे वे ही क्या तुम्हारा मूल्य जानते हैं? उन्हें क्या ज्ञान हो जाएगा कि उन्होंने संसार का कितना बड़ा सर्वनाश कर डाला है? अपने देश के ही आदमी तुमको हत्यारा, डाकू, खून का प्यासा, न जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह और इतनी करुणा है कि सोचकर आश्चर्य होता है कि तुम इन लोगों के साथ कैसे हो। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नीलकांत जोशी नाम का एक मराठा युवक था। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन मैंने जब से तुम्हें देखा है उसकी याद आती रहती है। वह भी ठीक तुम्हारे जैसा ही था। रास्ते में मुर्दे को ले जाते देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते थे। एक रात हम दोनों ने कोलंबो के एक पार्क में आश्रय लिया। पेड़ के नीचे पड़ी एक बेंच पर सोने के लिए गए तो देखा उस पर एक आदमी सोया पड़ा है। आदमी की आहट पाते ही वह कहने लगा, पानी, पानी। चारों ओर असह्य दुर्गंध आ रही थी। दिया सलाई जलाकर उसके मुंह की ओर देखते ही समझ में आ गया कि उसे हैजा हो गया है। नीलकांत उसकी बीमारी में लग गया। पौ फटने लगी तो मैंने कहा, जोशी, यह आदमी सांझ के अंधेरे में नौकरों की नजर से बचकर इस पार्क में रह गया है, लेकिन सवेरा होने पर यह यहाँ नहीं रहने पाएगा। हम लोग वारंट शुदा मुजरिम हैं। यह तो मरेगा ही, साथ ही हम लोग भी फंस जाएंगे। चलो यहाँ से खिसक चलें। नीलकांत रोने लगा, बोला, इस हालत में इसे छोड़कर कैसे जाऊं भाई? तुम जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ। मैंने बहुत समझाया, लेकिन जोशी को वहां से नहीं हिला सका। भारती ने भयभीत होकर पूछा, इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा, समझदार आदमी था। सवेरा होने से पहले ही उसने आंखें मूंद ली। तब मैं नीलकांत को वहां से हटा सका। पल भर मौन रहकर लंबी सांस भरकर वे बोले, सिंगापुर में जोशी को फांसी हो गई। उसे सेना के सैनिकों के नाम बता देने पर क्षमा किया जा सकता था। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, लेकिन जोशी ने जो एक बार मना किया तो फिर उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। अंत में उसे फांसी दे दी गई। जिनके लिए उसने प्राण दिए उन्हें वह अच्छी तरह पहचानता भी नहीं था। अब भी वैसे लड़के इस देश में जन्म लेते हैं भारती, नहीं तो मैं भी शेष जीवन तुम्हारे आंचल के नीचे छिपाकर बिता देने को सहमत हो जाता। भारती ने एक लंबी सांस ली। डॉक्टर बोले, नरहत्या करना मेरा व्रत नहीं है बहन। भारती ने पूछा, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर? डॉक्टर बोले, ब्रजेंद्र की आवश्यकता और सव्यसाची की आवश्यकता एक नहीं है। भारती बोली, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी ही आवश्यकता की बात पूछ रही हूँ भैया। डॉक्टर ने यह सुनकर धीरे धीरे कहा, मेरी उस आवश्यकता का दिन कब आएगा कौन जानता है, लेकिन भारती, तुम यह जानना मत चाहो। उसके स्वरूप को तुम कल्पना में भी सहन न कर पाओगी। भारती बोली, इसके अतिरिक्त क्या और कोई मार्ग नहीं है? डॉक्टर ने उत्तर दिया, नहीं। भारती हतबुद्धि सी हो गई। व्याकुल होकर बोली, इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं हो सकता भैया? डॉक्टर ने कहा, नहीं, मार्ग अवश्य है। स्वयं को भुलावे में डालने के अनेक मार्ग हैं, लेकिन सत्य तक पहुंचने के लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भारती स्वीकार न कर सकी। मधुर स्वर में बोली, भैया, तुम ज्ञानी हो। इस एकमात्र लक्ष्य को सामने रखकर तुम संसार भर में घूम आए हो। तुम्हारी जानकारियों की सीमा नहीं है। मैंने तुम जैसा महान व्यक्ति और कोई नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी सेवा करते हुए मैं सारा जीवन बिता सकती हूँ। तुम्हारे साथ मेरा तर्क करना शोभा नहीं देता। बोलो, मेरे अपराध क्षमा कर दोगे?
डॉक्टर ने हंसकर कहा, भला तुमने क्या अपराध किया है? भारती उसी स्निग्ध विनय से बोली, मैं ईसाई हूँ। बचपन से ही अंग्रेजों को अपना आत्मीय समझकर इतनी बड़ी हुई हूँ। आज उनके प्रति मन में घृणा पैदा करते हुए बहुत कष्ट होता है, लेकिन यह बात तुम्हारे अतिरिक्त और किसी के सामने नहीं कह सकती। फिर भी तुम लोगों की तरह ही मैं भारतवर्ष के बंग देश की लड़की हूँ। मुझ पर अविश्वास मत करो। उसकी बात सुनकर डॉक्टर ने स्नेहपूर्वक अपना दायां हाथ उसके माथे पर रखकर कहा, यह आशंका क्यों करती हो भारती? तुम जानती हो तुम पर मेरा कितना विश्वास है, तुम्हें कितना स्नेह करता हूँ। भारती बोली, जानती हूँ, और क्या मेरी ओर से ठीक यही बात तुम नहीं जानते भैया? तुम्हें भय नहीं है, तुमको भय दिखाया भी नहीं जा सकता। केवल इसलिए तुमसे नहीं कह सकती कि तुम अब इस मकान में मत आना, लेकिन यह भी जानती हूँ कि आज रात के बाद फिर कभी नहीं नहीं, सो नहीं, शायद बहुत दिनों तक फिर भेंट ना हो। उस दिन जब तुमने सारी अंग्रेज जाति पर भीषण आरोप लगाया था, मैंने प्रतिवाद नहीं किया था, लेकिन ईश्वर से निरंतर यही प्रार्थना करती रही हूँ कि इतना बड़ा विद्वेष कहीं तुम्हारे अंतर के संपूर्ण सत्य को ढक ना दे। भैया, फिर भी मैं तुम लोगों की ही हूँ। डॉक्टर बोले, मैं जानता हूँ तुम हमारी हो। भारती बोली, तो इस मार्ग को तुम त्याग दो। डॉक्टर चौंक पड़े, कहा, कौन सा मार्ग? भारती बोली, विप्लववादियों का यह मार्ग। डॉक्टर ने कहा, छोड़ने को क्यों कहती हो? भारती ने कहा, तुमको मैं मरने नहीं दे सकती। सुमित्रा मरने दे सकती है, लेकिन मैं नहीं। मैं भारत की मुक्ति चाहती हूँ, निष्कपट और निसंकोच भाव से। दुर्बल, पीड़ित और भूखे नंगे भारतवासियों के लिए अन्न वस्त्र चाहती हूँ। स्वाधीनता के आनंद का उपभोग करना चाहती हूँ। इतने बड़े सत्य तक पहुँचने के लिए इस निर्मम कार्य के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं है। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। विश्व भ्रमण करके तुमने केवल इसी मार्ग को जाना है। सृष्टि के आरंभ से आज तक के स्वाधीनता के सैकड़ों तीर्थयात्रियों के पद चिन्ह ही तुम्हारी दृष्टि में स्पष्ट हो उठे हैं, लेकिन विश्व मानव की एकांत सद्बुद्धि की धारा क्या इस प्रकार समाप्त हो गई है कि इस रक्त रेखा के अतिरिक्त किसी मार्ग का चिन्ह कभी दिखाई ही नहीं देगा? ऐसा निष्ठुर विधान किसी प्रकार भी सत्य नहीं हो सकता भैया। मानव की इतनी बड़ी परिपूर्णता तुम्हारे अतिरिक्त मैंने और कहीं भी नहीं देखी। निष्ठुरता के बहुप्रचलित मार्ग पर अब तुम मत चलो। वह द्वार शायद आज भी बंद है, उसे हम लोगों के लिए खोल दो, ताकि विश्व के समस्त प्राणियों को प्यार करते हुए हम तुम्हारा अनुसरण करते हुए बढ़ते रहें। भारती के सिर पर हाथ रखकर 2-4 बार थपकियां देकर डॉक्टर बोले, अब समय नहीं है बहन, मैं जा रहा हूँ। भारती बोली, कोई उत्तर नहीं दोगे भैया? डॉक्टर ने कहा, भगवान तुम्हारा भला करे। उत्तर में बस इतना कहकर डॉक्टर धीरे धीरे बाहर निकल गए। जल मार्ग से आने वाले शत्रु के जलयानों को रोकने के लिए नगर के अंतिम छोर पर नदी के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा किला है। उसमें संतरी अधिक नहीं रहते, केवल तोपें चलाने के लिए कुछ गोरे गोलंदाज रहते हैं। अंग्रेजों के इस विघ्नहीन शांति काल में यहाँ विशेष कड़ाई नहीं थी। प्रवेश की मनाही है, लेकिन अगर कोई भूला भटका व्यक्ति सीमा के अंदर पहुंच जाता तो उसे भगा देते हैं, बस इतना ही। भारती कभी कभी अकेली यहाँ आ बैठती थी। जिन लोगों पर किले की रक्षा का भार था, उन लोगों ने उसे देखा ना हो ऐसी बात नहीं थी, लेकिन शायद भले घर की महिला समझकर वे लोग आपत्ति नहीं करते थे। सूर्य अभी-अभी अस्त हुआ था। अंधेरा होने में अभी कुछ देर थी। पक्षियों की आवाजें इधर-उधर मंडरा रही थी। सहसा नदी के दाईं ओर के मोड़ से हल्की सी रोशनी वाली शैंपेन नाव सामने आ गई। नाव में मल्लाह के अतिरिक्त
और कोई नहीं था। भारती के चेहरे की ओर देखकर उसने अपनी बंगला भाषा में कहा, माँ, उस पार जाओगी? एक आना देने से ही उस पार पहुंचा दूंगा। भारती बोली, नहीं। मल्लाह ने कहा, अच्छा, 2 पैसे ही दे दो, चलो। भारती बोली, नहीं भैया, मेरा घर इसी पार है। मल्लाह गया नहीं, जरा हंसकर बोला, पैसा ना हो तो ना दो, चलो तुम्हें घुमा लाऊं। यह कहकर उसने नाव घाट पर लगा दी। भारती भयभीत हो उठी। अंधेरा और निर्जन स्थान अंधेरा और निर्जन स्थान। वह जानती थी कि चटगांव के मुसलमान मल्लाह बहुत ही दुष्ट होते हैं। खड़ी होकर क्रुद्ध स्वर में बोली, चले जाओ वरना पुलिस बुला लूंगी। मल्लाह डरकर रुक गया। उसकी उम्र 50 के ऊपर पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक शौक नहीं गया। बेल बूटेदार लुंगी पहने है, लेकिन तेल और मैल से वो बहुत ही गंदी हो गई है। शरीर पर कीमती फ्रॉक कोट है, शायद किसी पुराने कपड़ों की दुकान से खरीदा गया है। सिर पर बेलदार चिथड़े की टोपी है। सहसा पहचान कर भारती बोली, भैया, आपका चेहरा चाहे जैसा ही क्यों ना हो, आप तो गले की आवाज तक को बदलकर उसे मुसलमान बना चुके हो। मल्लाह बोला, जाऊं या पुलिस को बुला रही हो? भारती बोली, पुलिस को बुलाकर तुमको गिरफ्तार करा देना ही उचित होगा। अपूर्व बाबू की इच्छा को अपूर्ण क्यों रहने दो? मल्लाह बोला, उसी की बात कर रहा हूँ। आओ, ज्वार अब अधिक देर तक नहीं रहेगा, अभी 2 कोस रास्ता चलना है। भारती नाव पर जा बैठी। उसे ठेलकर डॉक्टर साहब पक्के मल्लाह की तरह आगे बढ़े, जैसे दोनों हाथों से पतवार चलाना ही उनका पेशा हो। लामा जहाज चला गया, देख लिया? उन्होंने पूछा। भारती ने उत्तर दिया, हाँ। डॉक्टर बोले, अपूर्व उस ओर के फर्स्ट क्लास वाले डेक पर थे। भारती बोली, नहीं। डॉक्टर बोले, उनके डेरे पर या ऑफिस में जाने का कोई उपाय नहीं था, इसलिए जेटी के एक ओर शैंपेन लगाकर मैं ऊपर खड़ा था। हाथ उठाकर सलाम करते ही भारती ने बेचैन होकर कहा, किसके लिए? किसके कारण इतना बड़ा और भयानक काम तुम करने गए थे भैया? डॉक्टर ने सिर हिलाकर कहा, मैं ठीक उसी कारण से गया था जिस कारण तुम यहाँ अकेली बैठी हो बहन। भारती रोती हुई बोली, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ तो मैं अक्सर ही आती रहती हूँ, किसी के लिए नहीं आती। क्या उन्होंने तुम्हें पहचान लिया? डॉक्टर ने कहा, नहीं, दाढ़ी मूछें बढ़ाना सहज काम नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि अपूर्व बाबू मुझे पहचान लेते, पर वे इतने व्यस्त थे कि मुझे देखने की उन्हें फुर्सत ही नहीं थी। भारती ने पूछा, इसके बाद क्या हुआ? डॉक्टर बोले, विशेष कुछ नहीं। भारती बोली, विशेष कुछ नहीं हुआ, यह तो मेरे भाग्य की बात है। पहचान लेने पर वे तुम्हें गिरफ्तार करा देते और इस अपमान से बचने के लिए मुझे आत्महत्या करनी पड़ती। नौकरी चली गई, लेकिन प्राण तो बच गए। डॉक्टर चुपचाप नाव खेने लगे। कुछ देर मौन रहकर भारती ने पूछा, क्या सोच रहे हो भैया? डॉक्टर बोले, बताओ तो जानू। भारती बोली, बताऊं? तुम सोच रहे हो कि भारती लड़की होकर भी मनुष्य को मेरी अपेक्षा अधिक पहचान सकती है। अपनी प्राण रक्षा के लिए कोई भी पढ़ा लिखा आदमी इतनी नीचता कर सकता है? लज्जा नहीं, कृतज्ञता नहीं, मोह ममता नहीं, खबर नहीं दी, खबर देने की कोशिश नहीं की, भय के कारण जानवर की तरह भाग गए। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन भारती असंदिग्ध रूप से जान गई थी। यही सोच रहे हो ना भैया? डॉक्टर ने कोई उत्तर नहीं दिया। भारती पुनः बोली, मेरी ओर एक बार देखो ना भैया। डॉक्टर ने ज्यों ही भारती की ओर देखा, उसके होंठ थर थर कांपने लगे। बोली, मनुष्य होकर मनुष्यता की कहीं भी कोई बात नहीं, यह कैसे हो सकता है भैया? यह कहकर उसने दोनों दांतों को भींचकर अपने होठों का कांपना रोक लिया, लेकिन आंखों की कोरों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने ना तो सहमति प्रकट की
न प्रतिवाद किया। सांत्वना तक की कोई बात उसके मुंह से नहीं निकली। केवल क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे उसकी सुरमा लगी आंखों की दीप्ति कुछ फीकी पड़ गई हो। इरावती की यह छोटी शाखा कम गहरी और कम चौड़ी होने के कारण इसमें स्टीमर और बड़ी नावें नहीं चलती थी। नाव कहाँ जा रही है, भारती को पता नहीं था। अचानक एक बहुत बड़े वृक्ष की ओट में बेलों और वृक्षों से भरे नाले में नाव घुसने लगी तो यह देखकर उसने चकित होकर पूछा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो भैया? डॉक्टर ने कहा, अपने डेरे पर। भारती ने पूछा, वहाँ और कौन रहता है? डॉक्टर बोले, कोई नहीं। भारती ने फिर पूछा, मुझे मेरे डेरे पर कब पहुंचाओगे? डॉक्टर बोले, पहुंचा दूंगा, आज रात या कल सवेरे। भारती बोली, नहीं भैया, यह नहीं हो सकता, मुझे जहाँ से लाए हो वहीं पहुंचा दो। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहनी है भारती। भारती ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसी तरह सिर हिलाकर आपत्ति प्रकट करती हुई बोली, नहीं, मुझे वापस पहुंचाओ। डॉक्टर ने कहा, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? भारती सिर झुकाए चुप बैठी रही। डॉक्टर ने कहा, तुमने इस प्रकार कितनी ही रातें अपूर्व के साथ बिताई हैं, क्या वह मुझसे बढ़कर विश्वास पात्र था तुम्हारा? भारती चुप रही। उसने हाँ ना कुछ नहीं कहा। नाले में जितना अंधेरा था उतना ही वह तंग भी था। दोनों किनारों पर खड़े पेड़ों की डालियां बीच बीच में उनके शरीर पर आकर लगने लगी। डॉक्टर ने कहा, भारती, आज मैं तुम्हें जहाँ ले जा रहा हूँ वहां से तुम्हारा उद्धार कर सके संसार में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरे मन की बात समझने में शायद अब कुछ शेष न रहा होगा। यह कहकर वे जोर से हंसने लगे। अंधेरे में उनके चेहरे को भारती न देख सकी, लेकिन उनकी हंसी ने जैसे उसे धिक्कारा। मुंह ऊपर उठाकर शंका रहित स्वर में बोली, तुम्हारे मन की बात समझ सकूं इतनी बुद्धि मुझ में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे चरित्र से परिचित हूँ। अकेली रहना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए कह रही हूँ भैया, मुझे क्षमा करो। डॉक्टर ने कुछ देर चुप रहकर स्वाभाविक शांत स्वर में कहा, भारती, तुम्हें छोड़कर आने में मुझे कष्ट होता है। तुम मेरी बहन हो, मेरी माँ हो। यदि स्वयं मुझे यह विश्वास न होता तो मैं इस रास्ते से नहीं आता, लेकिन तुम्हारा मूल्य दे सके ऐसा मनुष्य मेरे अतिरिक्त संसार में और कोई नहीं है। इसके 100वें अंश का भी एक अंश अगर अपूर्व समझ जाता तो उसका जीवन सार्थक हो जाता। तुम संसार में लौट जाओ दीदी, हम लोगों के बीच अब मत रहो। केवल तुम्हारी बात कहने के लिए ही मैं अपूर्व से मिलने गया था। भारती चुप रही। आज एक बात तक न कहकर अपूर्व चला गया। वह नौकरी करने बर्मा आया था। थोड़े दिनों का ही तो परिचय था। वह ब्राह्मण का सदाचारी लड़का है। उसका देश है, समाज है, घर द्वार है, आत्मीय स्वजन है, न जाने और भी क्या क्या है। और भारती ईसाई की लड़की है। उसका देश नहीं, घर नहीं, माता पिता नहीं, अपना कहने के लिए कोई भी नहीं है। पास ही पेड़ पौधों के बीच हल्की सी रोशनी दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने इशारा करके कहा, यही मेरा डेरा है। खूब आजाद था, पता नहीं कैसी माया में जकड़ गया हूँ। तुम्हारे लिए ही चिंता में पड़ा हूँ। तुम्हें एक निरापद आश्रय मिल गया है। काश जाने से पहले इतना तो देख लेता। भारती आंसू पोंछकर बोली, मैं तो अच्छी तरह हूँ भैया। डॉक्टर ने एक लंबी सांस लेकर कहा, कहाँ अच्छी तरह हो बहन? मेरे एक आदमी ने आकर बताया कि तुम घर में नहीं हो। सोचा तुम्हें जेटी पर पा सकूंगा। वहां जाने पर तुमसे भेंट ना हो सकी। अभागा तुम्हारा चैन लेकर ही नहीं भागा, तुम्हारा साहस भी छीन ले गया है। इस बात का पूरा अर्थ न समझकर भारती चुप ही रही। डॉक्टर ने कहा, उस दिन रात को निश्चित मन से मेरे लिए बिछौना छोड़कर तुम नीचे सो गई थी। तुमने हंसकर कहा था, भैया, तुम क्या इंसान हो जो तुमसे डर लगेगा? तुम सो जाओ। लेकिन आज वह साहस नहीं रहा।
अपूर्व निर्भय करने योग्य मनुष्य नहीं है, फिर भी वह पास ही था। इसीलिए शायद ऐसी आशंका तुम्हारे मन में कल भी पैदा नहीं हुई। आश्चर्य तो यह है कि तुम जैसी लड़की की भयमुक्त स्वाधीनता को भी उस जैसा असमर्थ मनुष्य इतनी आसानी से तोड़कर जा सकता है। भारती मीठे स्वर में बोली, लेकिन उपाय क्या है भैया? डॉक्टर बोले, उपाय शायद ना हो, लेकिन बहन, तुम्हारे चरित्र पर संदेह करने वाला आज कोई नहीं है। फिर अगर तुम्हारा ही मन रात दिन स्वयं पर संदेह करता रहे, तो तुम जियोगी कैसे? इस तरह अपने हृदय का विश्लेषण करके देखने का समय भारती के पास नहीं था। उसकी श्रद्धा और आश्चर्य की सीमा न रही, लेकिन फिर भी वह मौन ही रही। डॉक्टर बोले, मैं एक और लड़की को जानता हूँ, वह रूसी है, लेकिन उसकी बात जाने दो। कब तुम लोगों की भेंट होगी नहीं जानता, लेकिन लगता है एक दिन जरूर होगी। भगवान करे कि ना हो। तुम्हारे प्रेम की तुलना नहीं है, वहां से अपूर्व को कोई हटा नहीं सकेगा, लेकिन स्वयं को उसके ग्रहण करने योग्य बनाए रखने की आज से जो अत्यंत सतर्कतापूर्ण जीवन व्यापी साधना आरंभ होगी, उसकी प्रतिदिन के असम्मान की ग्लानि तुम्हारे मनुष्यत्व को एकदम छोटा बना देगी भारती। जहाँ ऐसे शुद्ध पवित्र हृदय का मूल्य नहीं, वहाँ मन को इसी तरह बहलाना पड़ता है। कौन जाने भाग्य में उतने दिनों तक जीवित रहने का समय मेरे लिए है या नहीं, लेकिन यदि हो दीदी, तो बहन कहकर गर्व करने के लिए सव्यसाची के पास कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भारती ने पूछा, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? तुमने ही तो मुझसे बार बार संसार में लौट जाने को कहा था। डॉक्टर बोले, सिर नीचा करके जाने को नहीं कहा था। भारती बोली, लेकिन स्त्रियों का ऊंचा सिर तो कोई भी पसंद नहीं करता। डॉक्टर ने कहा, तब मत जाना। भारती ने हंसकर कहा, तुम निश्चिंत रहना भैया, मेरा जाना नहीं हो सकेगा। सारे रास्तों को अपने हाथ से बंद करके केवल एक रास्ता खोल रखा था, वह भी आज बंद हो गया, यह तुम देख आए हो। अब जो रास्ता तुम मुझे दिखा दोगे, उसी रास्ते पर चलूंगी। मेरी केवल इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लेना कि अपने भयंकर रास्ते पर मुझे मत बुलाना। भगवान के समान अप्राप्य वस्तु को पाने के भी जब इतने मार्ग हैं, तब तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रक्तपात के अतिरिक्त क्या दूसरा मार्ग नहीं है? मेरा दृढ़ विश्वास है कि मानव की बुद्धि बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है। कहीं न कहीं दूसरा मार्ग अवश्य ही है। आज से मैं उसी पथ की खोज में निकलूंगी। भीषण दुख क्या है? उस रात को मुझे उसका पता लग गया था, जिस रात तुम लोग उनकी हत्या करने के लिए तैयार हो गए थे। डॉक्टर ने कहा, यही मेरा डेरा है। यह कहकर छोटी नाव को किनारे पर ठेल कर वे उतर पड़े। फिर हाथ में लालटेन लेकर रास्ता दिखाते हुए बोले, जूते उतार कर आओ, पैरों में कीचड़ लगेगी। भारती चुपचाप उतर आए। सागौन के 4-5 मोटे मोटे खूंटों पर पुराने और बेकार तख्तों से काठ का एक मकान बना था। टूटी फूटी लकड़ी की सीढ़ी से रस्सी पकड़कर ऊपर पहुंचने पर जब 7-8 वर्ष के लड़के ने आकर दरवाजा खोला, तो भारती आश्चर्य से अवाक रह गई। अंदर पांव रखते ही देखा, फर्श पर चटाई बिछाए कम उम्र की एक बर्मी स्त्री सो रही है। 3-4 बच्चे जहां तहां पड़े हुए हैं। एक असहनीय दुर्गंध से कमरे का वायुमंडल विषाक्त हो उठा है। फर्श पर चारों ओर भात, मछली के कांटे और प्याज लहसुन के छिलके पड़े हैं। पास ही 2-3 कालिख लगी मिट्टी की छोटी छोटी हंडियां पड़ी हैं। डॉक्टर के पीछे पीछे भारती दूसरे कमरे में पहुंच गई। कहीं भी किसी सामान का झमेला नहीं। फर्श पर चटाई बिछी थी, एक ओर दरी लपेट कर रखी हुई थी। डॉक्टर ने दरी झाड़ कर बिछाते हुए भारती से बैठने के लिए कहा। बर्मी स्त्री ने कुछ पूछा। डॉक्टर ने बर्मी भाषा में ही उसका उत्तर दिया। थोड़ी देर बाद ही वह लड़का एक तश्तरी में थोड़ा सा भात, प्याली में तरकारी
और पत्ते पर थोड़ी सी झुलसी हुई मछली रखकर चला गया। लालटेन के प्रकाश में उन खाद्य वस्तुओं को देखते ही भारती की तबीयत मिचलाने लगी। डॉक्टर ने कहा, भूख तो शायद तुम्हें भी लगी होगी, लेकिन यह सब। भारती ने कहा, नहीं नहीं, अभी नहीं। यह ईसाई जात पात नहीं मानती, लेकिन जहाँ से जिस प्रकार ये चीजें लाई गई हैं, उस स्थान को वह आते समय ही देख आई थी। डॉक्टर बोले, लेकिन मुझे बड़ी भूख लगी है बहन, पहले पेट भर लो। यह कहकर वे हाथ धोकर बड़ी प्रसन्न मुद्रा में खाने बैठ गए। भारती उस ओर देख नहीं सकी। घृणा और छाती के भीतर की असीम रुलाई की वेदना से उसने मुंह फेर लिया, मानो सैकड़ों धाराओं में बहकर निकलने की इच्छा करने लगी। हाय रे देश, हाय रे स्वाधीनता की प्यास। संसार में इन लोगों ने अपना कहकर कुछ भी शेष नहीं रखा। यह घर, यह भोजन, यह घृणित संबंध, जंगली पशुओं जैसा जीवन पल भर के लिए भारती को मृत्यु भी इससे अधिक अच्छी और सुखद दिखाई दी। मृत्यु को तो बहुतेरे सहन कर सकते हैं, लेकिन यह तो तन और मन को निरंतर सताते रहना, इच्छानुसार हर पल आत्महत्या की ओर ले जाना, इस सहिष्णुता की स्वर्ग या मृत्यु में क्या कहीं कोई तुलना है? पराधीनता की पीड़ा ने क्या इन लोगों के जीवन के सभी पीड़ा बोध को पूरी तरह धोकर साफ कर दिया है? कहीं कुछ भी शेष नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।